बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह से आगे और आपको हमारी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। जुम्मा बहुत मुबारक हो, रहमतों और बरकतों भरा दिन है ये। और जब भी जुम्मा होता है, एक तो हमें पता है कि ये बरकतों वाला दिन होता है, दूसरा ये कि वीकेंड भी होता है, लास्ट शो होता है। और आप लोगों का भी सैटरडे संडे, उन लोगों का जिनका सैटरडे ऑफ होता है, सैटरडे भी ऑफ होता है, उनके लिए बड़े मजे का दिन होता है। और वैसे एक रिसर्च मैंने इस सिलसिले में पढ़ी थी कि लोग जो है ना पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा खुश होते हैं जुम्मे की शाम वाले जुम्मे की शाम वाले दिन। लेकिन हमारी अच्छी बात यह है कि हम जुम्मे की सुबह को भी खुश हो जाते हैं। हम हर दिन जो है ना वो खुश होकर आगाज करते हैं ताकि आपको भी खुश कर सके, अच्छी अच्छी खबरें दे सकें। और आपको पता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना जो है ना वो वैसे ही बहुत बड़ी नेकी का काम होता है। तो आई होप हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके चेहरों पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहटें बिखेरने की जिम्मेदारी जो है वो हम पूरे करते रहते होंगे। और मुसलमान आलम इस्लाम पर भी ना इस वक्त उनके चेहरों पर जो है वो खुशी इसलिए भी है क्योंकि कल एक बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है फ्रांस की तरफ से। फ्रांसीसी सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। ये बड़ा खुशाइंद बयान है और पूरी मुस्लिम उम्मा इसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से इसलिए भी देख रही है कि जहां वेस्ट कोशिश कर रहा है कि इजराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाए, लेकिन कोई तो मुल्क है जो आगे आकर उसको तस्लीम कर रहा है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि वो जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी करने जा रहे हैं। बहुत देर नहीं हो गई है ये ऐलान देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पर बचा कौन है और सितंबर तक का जो है वेट क्यों किया जा रहा है, इंतजार क्यों किया जा रहा है? इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, वहाँ पर कहत है, वहाँ पर लोग अब भूख से मरना शुरू हो गए। छोटे छोटे बच्चों की इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स ही उम्मीद की किरण साबित हो जाए। आई डोंट नो, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक बहुत बड़े प्लान के तहत आई थिंक सो किया गया है। बट देखते हैं, वक्त बताएगा कि ये वाकई में प्लान के तहत था या नहीं था। लेकिन अब ये खबर आई है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि ये फैसला मशरिक़ी वुस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया गया है। वैसे अब फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है ना वो भी बोलना शुरू हो चुकी हैं। और एक तब्दीली जो है ना वो मुझे महसूस हो रही है। आपको याद है ज़ोहरानी जो हैं वो बहुत ही ओपनली इसराइल को इस वक्त क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और उसके बावजूद उन्होंने कैंडिडेसी जो है ना वो जीत ली है न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए। लेट्स सी ये तब्दीली जो है किस वजह से हो रही है। आई एम श्योर वक्त के साथ साथ इसकी जो है ना वो भी सामने आना शुरू हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन कि ऐसा क्यों किया गया। एक और ख़बर आपको देते हैं रशिया से, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और इस तरह की खबरें जो है ना इस पूरे साल 2025 के दौरान हम आपको गाहे गाहे देते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कह रही हूँ गाहे गाहे देते रहे हैं। रूस में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में सवार 49 मुसाफिर जो हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। जी हाँ, रूसी सिविल एविएशन ने मशरकी रूस में तैयारा गिरने की तस्दीक भी की है और ये खतरनाक हादसा जो है वो 24 जुलाई की सुबह पेश आया है। जिस तरह आपने कहा कि ये साल जो है ना फ़ज़ाई लिहाज से ये अच्छा नहीं रहा है, एविएशन के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। कई तैयारे गिरे हैं। फिर एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छा ज़रूर रहा है जब पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं। हाँ, वो एक जंगी सिचुएशन थी, वो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। ऐसे ही है। और अब से सूरत हाल जो है ना वो ये है कि कोशिश की जा रही है कि जितने भी जिनकी भी जाने गई हैं उनकी लाशों की बरामदगी की जा सके और डेफिनेटली कोई सर्वाइवर भी नहीं है। इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा कि आखिर किस तरह से ये हादसा पेश आया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और को देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो रेसलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मारूफ अमरीकी रेसलर हल्क होगन जो है वो 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। लेजेंड रेसलर का इंतकाल फ्लोरिडा में उनकी रिहाइश का पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। और जो खबर आई है वो ये है कि गुज़श्ता माह वो दिल की सर्जरी करवा चुके थे और हालिया हफ्तों में सेहतयाब हो रहे थे। लेकिन अब उनकी जो है ना उनके इंतकाल की खबर वो सामने आ चुकी है। उनके जो मद्दा हैं ज़ाहिर है वो नाखुश भी होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, सैड बेसिकली सैड होंगे। हल्क होगन 1953 में पैदा हुए थे और उनका शुमार 1980 और 1990 की दिहाई में WWE के सबसे बड़े स्टार्स में हुआ करता था। उनका असल नाम, शौक आपको हुआ या नहीं? मुझे शौक उस तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है हमारे बड़े भाई जो है ना वो बहुत शौक से देखा करते थे। तो हम छोटे होते थे, हमारी चलती नहीं थी, वो चैनल चेंज नहीं करने देते थे, तो हम खुशी में ना बस बैठ के उनके साथ देख लिया करते थे। तो ट्रिपल एच मुझे याद है, अंडरटेकर मुझे याद है, रॉक जो है ड्वेन जॉनसन
वो मुझे याद है और हल्क होगन जो है ना वो याद है। एंड आई रिमेंबर जब इनकी एंट्री होती थी ना रिंग के अंदर तो क्राउड पागल हो जाया करता था। खैर जी 2005 में जो हल्क होगन है उनको WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था और हल्क होगन ना सिर्फ रेसलिंग रिंग बल्कि फिल्म्स और टीवी ड्रामों में भी आए हैं और वो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए उसके अंदर भी। और उनकी वफात पर रेसलिंग इंडस्ट्री और दुनिया भर में उनके चाहने वाले गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और उनके फैंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है। वो नाम कौन सा है आपको पता है? जी मुझे पता है, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर। वो भी उनके फैन थे, जाहिर है उनके साथ उनका कनेक्शन भी एक रहा है। उन्होंने भी दुख और अफसोस का इजहार किया उनकी डेथ पर। उनके फैंस भी दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। एक और ट्रेंड जो है ना वो हमारे सामने आया और वो आजकल बहुत फेमस भी हो रहा है। अच्छा। ज़बान ज़दे आम हुआ हुआ है और वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो टू सम एक्सटेंट कंट्रोवर्शियल रही हुई है पास के अंदर लेकिन बहुत अच्छी और बड़े फेमस भी हैं। किन की बात हो रही है? हम बात करें जी साहिर लोधी की। उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग जो है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके अंदाज को अपना रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आवाम में भी काफ़ी मकबूल हैं। क्या हम बात करें, कौन से ट्रेंड की बात करें, पहले आपको ज़रा दिखा देते हैं। यहाँ भी आ गए। तुम किसने बताया कि मैं इटली के शहर मोंटेपुल्चियानो में हूँ? या तुम यार बहुत तंग करते हो मुझे यार। क्या मुझे चैन से जीने नहीं दोगे तुम? हाँ यार मैं आपका फैन हूँ भाई, मैं आपका फैन हूँ। यार तुम फैन बोल के ना दिल जीत लेते हो मेरा। अरे यार तुम यहाँ भी आ गए हो यार, कैसे पता चल जाता है तुम लोगों को यार? बस पता चल जाता है, पता यार, होता है please कहाँ मेरी- होते हैं। मेरी जान छोड़ दो यार नहीं प्लीज। नहीं, जान नहीं छूट सकती, बिल्कुल नहीं। स्लो में आया हूँ यहाँ, मेरे पीछे आ गए हो तुम लोग यार। क्या फिर आ गए तुम? जी भाई, भाई बनता है भाई, भाई बनता है भाई। क्या अभी क्या भाई काम कर रहा हूँ। अरे भाई देखने जाते हैं सब आपको भाई, सब मुझे तो देखना चाहते हैं। मतलब जो साहिर लोधी है ना उनको हम कह सकते हैं कि वो ट्रेंड सेटर बन चुके हैं और बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ना हमारे वो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यासिर नवाज की आपने वीडियो देखी, उसके बाद फैसल कुरैशी, एजाज असलम, सब के सब फनकार जो है ना वो तो एंजॉय भी कर रहे हैं इस ट्रेंड को। एंड आई एम श्योर ये ट्रेंड जो है ना वो बहुत रीच भी दे रहा होगा। तो फाइनली जो साहिर लोधी की रीच है ना वो बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन देयर इज लेकिन, क्योंकि कुछ लोग तो वो कुछ लोग तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और उसमें बना रहे हैं वीडियोस, लेकिन पाकिस्तानी अदाकारा जो महविश हयात है उनका रिस्पांस थोड़ा सा अलग है। उन्होंने कहा है कि साहिर लोधी ने इस सख्त और मुसाबकती इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है और आज भी इस मकाम पर हैं। किसी के अंदाज से इख्तलाफ तो किया जा सकता है मगर बुनियादी एहतराम का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली उनको ये ट्रेंड फॉलो करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। अच्छा नहीं, आई एग्री विद हर। एक्चुअली वो लोग जो इसको इसमें जो है ना उनका मजाक उड़ा रहे हैं किसी तरह से ना थोड़ी सी ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए क्रिएट करे, उनके लिए ये खबर जो है ना वो बिल्कुल ठीक है या मैसेज बिल्कुल ठीक है महविश का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ आप इंजॉय करें जो वो बना रहे हैं, उस ट्रेंड को आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, बट किसी का मजाक उड़ाने की आपको हो सकता है उनकी नीयत मजाक उड़ाने की ना हो। आई मीन किसी की नीयत पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, जस्ट दे आर जस्ट फॉलोइंग। ये बहुत पसंद करके इजहार कर रहे हैं कि लोग जो है ना अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे होते हैं, एक एक जेस्चर आपका नोट हो रहा होता है, तो उससे क्या मैसेज जा रहा है सबको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना। अगर आपकी नीयत नहीं भी है तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। एग्जैक्टली सेलिब्रिटीज। अच्छा साहिर लोधी जो है उन्होंने महविश हयात का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने महविश हयात को मुखातिब करते हुए लिखा है कि महविश तुम्हारे अल्फाज दिल को छू गए हैं। मजीद कहा कि एक ऐसी दुनिया में जहां तनकीद करना तारीफ करने से कहीं ज्यादा आसान है, महविश हयात की मेहरबानी और हमदर्दी उनके लिए वो अहमियत रखती है जो वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छी स्टोरी थी, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत के अंदर जो है ना वो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मुल्की सियासत के अंदर? मुल्की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। सेनेट इंतखाबात से जो मामला शुरू हुआ, फिर वो जिस तरह से आगे बढ़ा, फिर 9 मई के हमलों से मुतालिक जो फैसले आने शुरू हुए, revolving around उसने PTI हलचल मचाई। अगेन यस पीटीआई, ये पीटीआई इस वक्त महवर बनी हुई है और जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सियासत का महवर बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो केस है ना कि 9 मई के जो फैसले अब आ रहे हैं तो उसमें सजाएं हो रही हैं। बहुत सारे पीटीआई की मेन लीडरशिप है जिनको सजाएं भी सुनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंद माह कबल तमाम मुतालिका अदालतों को इन मुकदमात के फैसले 4 माह के अंदर करने की डेडलाइन दी थी जो 8 अगस्त को पूरी हो रही है। इसलिए अब तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान 9 मई से मुतालिक अक्सर मुकदमात के फैसले सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो एक तहरीक चलाने जा रही है।
अब कई जो उनके रहनुमा है पहले ही वो जेल में हैं, अब मजीद अगर कुछ जेल में चले जाएंगे तो तहरीक कौन चलाएगा? लग ऐसा रहा है कि इन्हीं गिरफ्तारियों से बचने के लिए इस तहरीक का ऐलान किया गया। बड़े बड़े नाम हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिनके मुकदमात के फैसले जो है ना वो आने वाले हैं, जिनमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर उमर अयूब शामिल हैं, शिबली फराज जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं वो शामिल है, अली अमीन गंडापुर इसके अंदर शामिल हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ ये फैसले जो है ना वो आ सकते हैं। वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि एहतजाज और तहरीक का नुक्ता उरूज जो है वो अब 5 अगस्त को होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज कामयाब हो सकेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को या फिर आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी? और वो कौन सा बुनियादी नुक्ता होगा जिसको बेस बनाकर आवाम को बाहर निकाला जा सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ तज्जियाकार एंकर पर्सन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। 5 अगस्त को ऐलान किया गया है कि एहतजाज किया जाएगा और उसके बाद अब ये 9 मई के मुकदमात के फैसले जो हैं वो भी आने वाले हैं, और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका टेक एंड एनी इंफॉर्मेशन यू हैव राइट नाउ अबाउट दोज केसेस? 9 मई के मुकदमात चूंकि 35 शहरों में चल रहे हैं और 35 शहरों में ये मुतअद्दिद मुकदमात हैं, और अगर तमाम मुकदमात में अगर हम सज़ाओं का एनालिसिस करें तो पीटीआई के 22 एमएनएस के ऊपर ये मुकदमात हैं और 25 दीगर अरकान पार्लियामेंट हैं जो 9 मई के मुकदमात में इस वक्त अदालतों में पेश हो रहे हैं। अगर उन सबको सजाएं होती हैं तो 22 एमएनएस को सजा हो सकती है और 25 दीगर अरकान पार्लियामेंट को भी सजा हो सकती है। और अभी तक तो पंजाब असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद बच्चर और एक एमएनए जो हैं अहमद चट्ठा, उनको सजा हुई है। बाकी मियां महमूद रशीद अरकान पार्लियामेंट नहीं है, रुकन पार्लियामेंट नहीं है, यास्मीन राशिद नहीं है, उमर सरफराज चीमा नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सजाएं हो रही हैं, कुछ लोग बरी भी हो रहे हैं, 10-15 लोग बरी भी हो। तो मुजम्मिल साहब, फिर बानी पीटीआई के हवाले से फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? उनको भी 9 मई के हवाले से सजा हो सकती है? देखिए, मैंने चेक किया था लाहौर के जिस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी बरी हुए हैं और यास्मीन राशिद और महमूद रशीद साहब और एजाज चौधरी वगैरह को सजाएं हुई हैं, उस मुकदमे में बानी पीटीआई नामजद हैं, लेकिन अदालत में उनका चालान प्रोसिक्यूशन ने जमा नहीं कराया था। मेरे ख्याल में इन सजाओं के बाद अब वो चालान जो इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान के हवाले से है वो जमा करा दिया जाएगा और तमाम मुकदमात में बानी पीटीआई का 9 मई में ट्रायल मुमकिन है और वो होगा। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि सिर्फ सजाएं नहीं हो रही बल्कि बरियत भी हुई है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने जिक्र किया। अब शाह साहब के बारे में ना एक काफ़ी अरसे से एक चीज़ चलती भी आ रही है, ये बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बातचीत चल रही है अहम हलकों के साथ। उसके बाद बरियत के बाद कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो पीटीआई को लीड भी करेंगे। सलमान अकरम राजा जो है वो क्लैरिफिकेशन इस पर दे रहे थे। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है कि उनकी बातचीत जो है ना अपने तौर पर चल रही हो? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से बाकी असीरान के साथ मिलकर को 3 खत लिखे हैं और तीनों खतूत में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, मुफाहमत की जाए, सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जाएं। उनकी ये बात बेशक बानी पीटीआई ने अडियाला से रिजेक्ट की है, लेकिन वो मुसलसल मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात कर रहे हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर अब मुफाहमत की सियासत करेंगे, मुज़ाकरात की सियासत करेंगे। अब जहाँ तक क़यादत की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनको क़यादत करने दी जाएगी, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं। लिहाजा वो इनके मतहत तो काम कर सकते हैं, इनके ऊपर काम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुफाहमत की और मुज़ाकरात की एक मजबूत आवाज़ बनेंगे। तो शाह साहब, मुजम्मिल साहब माफ कीजिएगा, शाह साहब को जानते हुए आपको लगता है कि वो तैयार होंगे बैरिस्टर गौहर के नीचे काम करने के लिए या उनकी सर्विलेंस में काम करने के लिए, उनकी लीडरशिप के अंडर काम करने के लिए, जितना आप जानते हैं शाह साहब को? जी, ये मुश्किल होगा, लेकिन इस वक्त शाह साहब के पास चॉइस नहीं है। ये तो मुमकिन है कि बानी पीटीआई उन्हें पार्टी से निकाल दें, जो बानी पीटीआई के लिए भी मुश्किल होगा। देखें, उन्होंने साइफर में बानी पीटीआई का साथ दिया, कोई वो वादा माफ गवाह नहीं बने। 9 मई पर वो कोई वादा माफ गवाह नहीं बने। उन्होंने बरियत अपनी अदालत से हासिल की है, उसमें वो कहीं कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, कोई गवाही नहीं दी पीटीआई के खिलाफ। और वो अभी तक तो देखें ना जी, वो बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। साइफर में उन पर बहुत दबाव था कि वो बयान दें बानी पीटीआई के खिलाफ, उन्होंने नहीं दिया है।
लेकिन वो मुज़ाकरात और मुफाहमत के हामी हैं और वो बाहर आकर मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात करेंगे। और मुझे लगता है पीटीआई के बहुत सारे लोग, जिनमें अरकान असेंबली भी हैं और लोग भी हैं, वो शाह महमूद के इर्द गिर्द रैली करेंगे मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में। जितने लोग पीटीआई में मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में हैं, जिनकी राय में सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, जिनकी राय में हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए, वो अब शाह महमूद कुरैशी के इर्द गिर्द होंगे और वो एक मजबूत आवाज़ मुज़ाकरात और मुफाहमत की बन सकते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, मैं अब जब वो ये बात करें, मैं कुछ दिन पहले देख रही थी सलमान अकरम राजा, 1-2 दिन पहले ही वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे, जब उनसे इन सज़ाओं से मुतालिक सवाल, उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए उनको बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया, चाहे उनके बयानात भी थे, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की गई उनको मुकदमात में डाल के उनको सज़ाएं सुना दी गई। देखिए, अगर इनको इतराज़ है कि कोई मुलव्वस है और उसको सज़ा नहीं दी गई तो ये उसके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर सकते हैं एज को एक्यूज के जी हमारे साथ ये भी मुल्ज़िम है। अदालत में उसका रास्ता कानून में मौजूद है। अगर ये समझते हैं कि कोई शख्स 9 मई में मुलव्वस था और उसको ऊपर एफआईआर नहीं काटी गई या उसको कोई रियायत दी गई है, तो पीटीआई के पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है कि वो उसके ऊपर प्राइवेट कंप्लेंट फायर करके उसके ऊपर भी 9 मई के ट्रायल का मुतालबा करे। अब देखें ना, वैसे तो अभी शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है और ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि अलीमा खान साहबा का जो बेटा है वो 9 मई वाले दिन कंटेनर पे मौजूद था और जो पेंट हसान नियाजी साहब ने लहराई वो उसने दी हसान नियाजी को। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अलीमा खान का बेटा भी गिरफ्तार नहीं हुआ और हसान नियाजी को 7 साल कैद हो गई है। तो फिर मुराद सईद सेनेटर किस तरह बन गए मुजम्मिल साहब? बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके बयानात हैं, मुराद सईद अब सेनेटर हैं, क्या वो हल्फ उठाने आएंगे? और जब हल्फ उठाने आएंगे फिर उनके साथ क्या होगा, क्या गिरफ्तारी होगी? ऐसी कोई खबर है आपके पास? मुझे लगता है वो सेनेटर तो इसलिए बन गए क्योंकि केपी में एक सेनेट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बन गई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, मुफाहमत हो गई और मिलकर इलेक्शन हो गया, लिहाजा उनके कागजात पर किसी ने एतराज नहीं किया और उनके कागजात पर चूंकि एतराज नहीं हुआ लिहाजा वो कागजात एक्सेप्ट हो गए। लेकिन वो हलफ उठाने आएंगे ये मुझे मुश्किल नजर आता है। मुझे लगता है उनका भी हलफ उठाने का, क्योंकि हलफ उठाने के लिए उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें पहले तमाम मुकदमात में या तो जमानत लेनी पड़ेगी या गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल में अभी मुझे उनके मूड से नजर नहीं आता है। ये दुरुस्त है कि जब सेनेट का इलेक्शन ये भी हुआ सवाल है, उठता है ना मुजम्मिल साहब के किसी ने एतराज नहीं किया उनके कागजात नामजदगी या उनके नाम के ऊपर, तो क्या लॉ के अंदर भी ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि एक शख्स जिसके बारे में कहा गया है कि वो भागा हुआ है, एब्सकॉन्डर है, उसके मफरूर है, उसके कागजात जमा हो सकते हैं या वो अहल हो सकता है या नहीं हो सकता? बहरहाल इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो अब तहरीक का ऐलान किया गया है पीटीआई की जानिब से, आपको लगता है कि ये आवाम को निकाल पाएंगे सड़कों पर, ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? और क्या नुक्ता है या क्या बेस है इनके पास जिसके ऊपर ये आवाम को निकाल सकेंगे या तहरीक चला सकेंगे? और फिर लीड कौन करेगा अगर गिरफ्तारियां हो जाती हैं मुजम्मिल साहब? पहली बात तो ये है कि कल बानी पीटीआई का अपना ट्वीट था कि तहरीक का कोई मोमेंटम नहीं है और वो डांट रहे थे अपनी पार्टी को ट्वीट में कि तहरीक पर कोई तवज्जो नहीं है और कोई मोमेंटम नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक के जो नुक्ता, एक तो एपीसी अनाउंस की गई है जो महमूद खान अचकजई के सरबराही में होगी, लेकिन वो भी कोई तहरीक का मोमेंटम, एपीसी से तहरीक का मोमेंटम नहीं बनता। एपीसी तो एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का सिंबल है, वो कोई एहतजाजी सियासत का सिंबल नहीं है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का सिंबल है अगर उसके पीछे कोई ऐलान ना हो। अब दूसरी सूरत यह है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग रही है पीटीआई 5 अगस्त वाले दिन। अब वो मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन एक जलसे से कोई तहरीक अपने अरूज पे नहीं पहुंच जाती। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि 5 अगस्त को उन्हें जलसे की मीनार पाकिस्तान इजाज़त मिल भी जाती है और वो एक अच्छा बड़ा जलसा हो भी जाता है, तो क्या उसके नतीजे में इमरान खान रिहा हो जाएंगे? क्या उसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी? क्या वो एक जलसा जो है वो 5 अगस्त की तहरीक का बामे अरूज हो सकता है? मैं समझता हूँ नहीं। तो मुझे अभी कोई तहरीक इंसाफ की ऐसी स्ट्रेटजी सामने नजर नहीं आई जो 5 अगस्त वाले दिन जो है वो इस किसी तहरीक को बामे अरूज बख्श दे, जिसके नतीजे में उनका लीडर जो है बहुत वैलिड सवाल जो है ना मुजम्मिल साहब आपने उठाया, लेकिन सवाल ये कि ये जलसा कामयाब किस तरह से होगा, इसके ऊपर बड़े सवाल ये निशान है ना कि क्राउड पुलर कौन होगा जिसको देखते हुए आवाम निकल कर पहुंच जाएंगे सपोर्ट करने के लिए
PTI को। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल Thank you, सोहरवर्दी मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना तज्जिया पे मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के ऊपर कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क के अंदर वो ज़रा आपको बता देते हैं। मुल्क में मानसून का चौथा स्पेल जो है आज तक के का कहा गया था 25 जुलाई तक वो जारी रहेगा और ये बारिशों की पेशगोई अभी मजीद की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर जो है यहाँ पर बारिश हुई है, पत्तों की, साहिवाल में भी बादल बरसे हैं। DG खान की बात करें तो वहाँ पर बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है और कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा भी है, जिसके नतीजे में महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान अब भी आफत ज़दा है। दियामर वादी थोर में सैलाब से तबाही है, राब्ता पुल बह गए हैं, मुतादिद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए हैं और इसके साथ साथ ज़रई ज़मीनें और बागात उनको भी नुकसान पहुँचा है। पत्थरों के बायस रोड की बहाली में मुश्किलात का अलग से सामना है। बाबूसर सैलाब में लापता 3 साल के बच्चे की जो लाश है अब वो मिल चुकी है और बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पीर को लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसके बाद सैलाब से 15 अफराद लापता हुए हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तलाश तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग साहब ने। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताइएगा। एक तो ये डेवलपमेंट हुई कि 3 साला बच्चा जो मिसिंग था उसकी लाश जो है वो मिल गई है। 15 लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके बारे में कुछ पता चल सका है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम एंड आयशा। गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को भी। गिलगित बल्तिस्तान की जिस तरह आपने कहा कि वो बच्चे की जो डेड बॉडी है वो रिकवर हो चुकी थी, उसको उसका जो आबाई इलाका है वहाँ रवाना कर दी गई है। आज उसकी लोधरा में तदफीन होगी और उससे एक दिन पहले उसकी डॉक्टर मशाल और उसके देवर की लाश भी रिकवर होगी। मुतलका उसके आबाई को रवाना कर दी गई है, उसकी वहाँ पर तदफीन हो चुकी है। जो गिलगित बल्तिस्तान भर में पूरे सूबे में इस वक्त एक सैलाबी कैफियत है और सैलाबी तबाहकारियों से अब तक 9 अफराद जाबाहक हुए हैं, जिनमें से 2 खवातीन हैं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। लापता अफराद की जो तादाद है वो 10 से 12 बताई जा रही है, जबकि सैलाब की तबाहकारियों से 200 से जायद घर मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। 200 से जायद जो घर हैं वो जुज़वी तौर पर डैमेज हो चुके हैं। इसी तरह 500 के करीब घरों का नुकसान हुआ है। जो लोगों के घर है, मकान है, मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई है। सूबा भर में 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो चुकी हैं। लातादाद दुकानें, मवेशी खाने तबाह हुए हैं और हजारों फीट इमारती लकड़ी रेलवे यानी स्टैट्स जो है ना तबाही के वो आना शुरू हो चुके हैं। फैज साहब ये बताइएगा कि अब जो गवर्नमेंट है या इंतजामिया है उनकी जानिब से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? और मैं एक खबर भी पढ़ रही थी कि वहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं जो टूरिज्म के लिए आए हुए थे उनको एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है, इस बारे में भी ज़रा बताइए। जी, हुकूमत ने जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन डे 1 से शुरू किया था, जिस दिन शाहराए बाबूसर पे सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो जिला दियामर का इलाका है, वहाँ शाहराए बाबूसर में हुई है। वहाँ पे जो इलाके हैं थके सार के मुकाम पर, ग्यांज के मुकाम पर, देवर के मुकाम पर और शराट एक वैली है जो मुकम्मल तौर पर वो वैली तबाह हो चुकी है। उसके अलावा दियामर का थोर का इलाका है, तांगिर का इलाका है। थोर में 2 नौजवान 2 बच्चे बह गए हैं, तो तांगिर में एक पावर हाउस डैमेज हुआ है। शाहराए बाबूसर के अंदर जो 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हुआ है, जिसमें 2 मसाजिद भी शहीद हुए हैं, 150 से ज्यादा घर उसी सिर्फ एक वैली में तबाह बर्बाद हुए हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने डे 1 से वहाँ पे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का आगाज किया था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की अहकामात की रोशनी में अफवाज पाकिस्तान इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट इस ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसमें हमने हेलीकॉप्टर का अफवाज पाकिस्तान के ताउन से इंफॉर्मेशन क्या आ रही है फैज साहब के अभी कितने लोग फंसे हुए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है ना कि जब तक वज़ीर आला ने कहा है कि जब तक तमाम लोगों को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, तो कितने लोगों की इत्तला आ रही है कि वो फंसे हुए हैं अभी भी, उनको रेस्क्यू करना? ऑपरेशन था वो कल चुका है। इस वक्त कोई भी टूरिस्ट फंसा हुआ नहीं है। उठाई के मकाम से, शाहराए बाबूसर से और दीगर इलाकों से हमने उनको तमाम लोगों को निकाल लिया है। अच्छा फैजुल्लाह साहब, अभी ये बताइए मुरम्मती काम का क्या कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि रोड्स अब जिस तरह आप भी बता रहे हैं, हमने मनाजिर में भी देखा है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। राब्ता सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि टूरिस्ट इन इलाकों का रुख ना करें, लेकिन जो लोकल्स हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगे? कोई ऑल्टरनेट रोड्स वगैरह हैं तो बताइए।
टूरिस्ट तो इस वक्त शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन जो लोकल सड़कें तबाह हुई है, नुकसान हुआ, वो बहुत ज्यादा है। उस पर काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त सड़कों की बहाली की शायरा बाबूसर पर 3-4 मकामात से वो रुकावटें हटा दी गई है, और उस इलाके में जो मुआसलाती निज़ाम था बाबूसर में, वो डैमेज था, वो बहाल कर दी गई है। अब बिजली जो है, पावर हाउसेस डैमेज हुए थे गुज़िश्ता रात को, कुछ इलाकों में बिजली की बहाली हुई है। इसके अलावा जो वाटर चैनल्स थे, फसलों की तबाही हुई थी, वाटर चैनल्स के बहाली का काम शुरू है इस वक्त, और साफ पानी की फराहमी के हवाले से भी ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, गॉड स्पीड। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फिराक साहब, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे, और बल्तिस्तान में जो सिचुएशन है, जो तबाही हुई है, उसके स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी बता रहे थे। अच्छी खबर यह कि तमाम टूरिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे, फंसे हुए थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब पानी बैठने का इंतजार किया जाएगा डेफिनेटली, तब ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चल सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है और कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कहते हैं कि कोई भी मुआशरा जो है ना, वो कितना ज़्यादा कामयाब है वो जाना जाता है ये देखकर कि उसके जो कमज़ोर तरीन अफराद हैं वो कितने ज़्यादा महफूज हैं। और अगर हमारे बच्चे गली कूचों में महफूज नहीं हैं तो शायद हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब मैं कह क्यों रही हूँ, कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन से आपको पता है एक बच्चे को अगवा करने का सनसनीखेज वाक़या जो है वो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसे भीख मांगते देखकर अहले खाना ने पहचाना। तकरीबन 2.5 माह कबल ये अगवा हुआ था बच्चा, इसका नाम बताया गया है हुसैन अली, और उसको इसके चचा ने इशा के वक्त एक मस्जिद के बाहर एक अजनबी के साथ भीख मांगते हुए देखा, और उसके बाद ये सारा जस्ट इमेजिन उस वक्त क्या उनकी सिचुएशन होगी फैमिली की। और फिर उनके चचा ने सही काम किया, उन्होंने पहले तो उस बंदे को पकड़ा जो उसके साथ था, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, मुश्तबा शख्स को पकड़ा और पुलिस के फिर हवाले कर दिया। अच्छा, बाद में पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए ये इंकशाफ भी किया है कि बच्चे के अगवा के पीछे कोई फर्द वाहिद नहीं है, ये अकेला बंदा नहीं था, बल्कि एक पूरा खानदान, इसको गैंग की शक्ल हम कह दें तो गलत नहीं होगा, एक गैंग की सूरत में ये काम कर रहे थे, पूरी फैमिली मुलव्विस थी। अब ये जो मुलजिम है जिसे पकड़ा था, वो उसका जो सुसर है उसने उसको भेजा था, उसने बताया कि भाई मेरे सुसर ने मेरी ये ड्यूटी लगाई थी। फिर पुलिस ने बच्चे को अगवा करके लाना है, बच्चों को, अब पता नहीं वो कितने बच्चों को अगवा कर चुका होगा, ये सुसर क्या उसकी ड्यूटी लगा रहा था। बहरहाल फिर उसकी सास को और सुसर दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि फैमिली इसमें मुलव्विस थी। और ये वाकया इस हकीकत की ज़ाहिर निशानदेही करता है कि कराची जैसे शहर में बच्चे ना सिर्फ गलियों में गैर महफूज हैं, बल्कि उनके अगवा को मुनज़्ज़म तौर पर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल क्या है, वाकया पेश किस तरह से आया और फिर किस तरह से बच्चा मिला, इसी पर बात कर लेते हैं। फाउंडर रोशनी हेल्पलाइन मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो अगवा का वाकया है ये किस तरह से पेश आया, फिर बच्चे के मिलने की कहानी ये किस तरह से हुई? जी शुक्रिया, इस अहम टॉपिक को आज आपने कवर किया, और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी ज़्यादा बात की जाए कम है। आप हुसैन अली की बात कर रही हैं जो कि शाह लतीफ़ टाउन में रवां साल के 6 मई को गुम हुआ था पुरसरार तौर पे। और अमूमन होता ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो 10 साल से नीचे होते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जो है वो वालिदैन बिल्कुल जो है वो नावाकिफ़ होते हैं और बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा कर रहे होते हैं। जो बच्चे उनके डिपेंडेंट होते हैं वो बचत बाज़ारों में लेके जाते हैं और फिर ऐसे मगन हो जाते हैं अपनी शॉपिंग में कि उनको उनका ख्याल नहीं रहता है। लेकिन इस माशरे में और ऐसे बचत बाज़ारों में ऐसे रश के मुकामत पे जराइम पेशा अनासर के लोग वहाँ फिर रहे होते हैं। हुसैन अली के साथ भी ऐसा ही हुआ, घर से निकला था खेलने के लिए, पुरसरार तौर पर लापता हो गया और फिर वालिदैन तलाश कर रहे थे। रोशनी हेल्पलाइन 1138 ने वालिदैन के साथ मिलकर दिन रात काम स्टार्ट किया। इस दौरान वो अपने गाँव भी गए, वहाँ भी तलाश किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर FIR भी दर्ज कराई गई। लेकिन हुआ ये कि बिल्कुल करीब में खाना बदोशों की एक आबादी मौजूद है। वहाँ से मौजज़ाना तौर पे अभी कुछ दिनों पहले ये बच्चा रिकवर हुआ है। रिकवरी की जो कहानी हमें पता है, जो हमारी टीम ने जो फैक्ट फाइंडिंग की है वो ये है कि ये बच्चा एक खाना बदोश फैमिली के पास था और उन्होंने बकौल उनके कि उनको ये बच्चा बस में मिला था, जबकि हालात वाक़यात ये बता तो नहीं रहे कि वो छोटा बच्चा बस में इनको मिला है, क्योंकि जहाँ से बच्चा मिला है और जहाँ से बच्चा गुम हुआ है उसमें बहुत कम फासला है। तो इतने कम फासले में 3 माह तक वो बच्चा क्यों नहीं वालिदैन की नज़र में आया, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अब जो मसला ये है कि बच्चा तो रिकवर हो गया है, लेकिन अब शुरू होता है तफ्तीश का इम्तहान।
अब चूंकि अगर ये कहा जाए कि अली साहब, आपको नहीं लगता कि तफ्तीश का इम्तिहान यहाँ से नहीं शुरू होना चाहिए बल्कि उस वक्त से शुरू होना चाहिए जब ये बच्चा अगवा हुआ था या गायब हुआ था? पुलिस इन 2.5-3 महीनों तक क्या करती रही है? पुलिस ने कोई तहकीकात की? इस बारे में आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची? इसको ढूंढने के लिए क्या क्या किया गया? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है अपेरेंटली कि पुलिस जो है ना वो नाकाम हो गई है। देखिए, अलमिया तो यही है पाकिस्तान में कि बच्चा जब गुम हो जाता है, अगर वो किसी असर वसूख वाले का बच्चा हो, किसी बड़े आदमी का बच्चा हो, किसी मेल ऑनर का बच्चा हो, तो उसको तलाश करने का और उसको रिपोर्ट करने का, उसकी एफआईआर का ट्रीटमेंट ही कुछ अलग होता है। लेकिन अगर कोई कच्ची आबादी का, कोई मुतवसत इलाके का बच्चा गायब हो जाए तो उसकी तलाश ऐसे की जा रही होती जैसे ये कोई डेड केस है, जैसे ये उनके लिए नामुमकिन काम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यही एक अलमिया है कि अगर तफ्तीश रिपोर्टिंग टाइम पे हो और तफ्तीश ठीक तरह से शुरू हो जाए और वालिदैन भी टाइम पे रिपोर्ट करवा दें, ना कि वो किसी जादू टूना करने वाले आमिल पीरों के चक्कर में पड़े रहें, अपने तौर पे तलाश कर रहे हो, तो वो अगर फौरी तौर पे करीबी थाने में रिपोर्ट करें तो शायद तफ्तीशी अमल जल्दी भी शुरू हो सके और बच्चा मिल भी जाए। इस वक्त देखें, हुसैन अली तो मिल गया, उनके वालिदैन खुश हैं, अब वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ है। मुमकिन है, मुझे उम्मीद भी है कि वो जिनके पास से बच्चा रिकवर हुआ उनकी ठीक तरह से तफ्तीश भी होगी और ये कह के उन्हें रिलीफ नहीं दिया जाएगा कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं अगवा का। शुक्र अदा कर रही हूं कि वो महफूज तरीके से मिल गया है और खुदा ना खास्ता उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया हुसैन अली को, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने पेरेंट्स के पास जो है ना वापस पहुंच चुका है। अच्छा, मैं ये चाहूंगी जितने भी वालिदैन देख रहे हैं ना जिनके छोटे बच्चे हैं वो जरा गौर से सुने, क्योंकि मैं ये पूछने वाली हूँ अली साहब से कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है ना वो इख्तियार करनी चाहिए वालिदैन को। अगर 5-6 पॉइंट्स आप बता सके, अगर बाहर लेकर जा रहे हैं या बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को पेरेंट्स को अपने दिमाग में रखना है? अली साहब ये बता। जी ज़रूर, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। आपका ये चैनल जो है वो लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, तो मैं आपकी बात का जवाब भी देता हूँ। इससे पहले मैं एक छोटा सा 2-4 सेकंड में एक बात आपसे बताना चाहूँगा। ये एक बच्चा है अमानुल्लाह वल्द गुल रहमान, ये पिंडी के इलाके ढोक चौधरिया से पुरसरार तौर पर सन 2023 में गुम हुआ था। इस बच्चे के 2023 में अगर सही तरह से तफ्तीश की जाती, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, तो ये अमानुल्लाह जो है जब गुम हुआ, पुरस्कार तौर पे गुम हुआ, इसकी तलाश और इसकी तफ्तीश उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। अब इस बच्चे की माँ जो है इस बच्चे को ऐसे तलाश करती है कि जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले गुम हुआ होगा, ऐसे इंतज़ार करती है कि शायद वो थोड़ी देर में वापस घर आ जाएगा। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनकी तफ्तीश में फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत होती है। इस बच्चा जिस इलाके से गुम हुआ, ढोक चौधरिया का 10 नंबर गली, वहाँ ऐसे शवाहिद अभी भी मौजूद थे। हमने जाके फैक्ट फाइंडिंग किए कि ये बच्चा मिल सकता था। 5-6 CCTV फुटेज मौजूद थे, करीब में एक नाला मौजूद था, कुछ ऐसे हिस्ट्री शूटर्स लोग वहाँ पर मौजूद थे कि जिनसे की जाती थी तफ्तीश किए जाते, तो बिल्कुल बच्चे को जो है मैं आपको हाँ जी मिल जाता। तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, आपका सुनने वाले देखने वाले ये गौर करें इस बात पे कि आपका वो बच्चा जो आपका डिपेंडेंट है, छोटा है, जो आपके हाथ पकड़ के चलता है, अगर आप किसी भी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप बचत बाजार जा रहे हैं, किसी रश वाले मुकाम पे जा रहे हैं, किसी तफरी मुकाम पे जा रहे हैं, तो अगर बहुत ज़रूरी है तो उस बच्चे को आप साथ ले जाएं, और अगर ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें उसको ना लेके जाएं, और अगर ले जाना ही है तो उसका उतना ख्याल रखें जितनी आप अपनी जान, बिल्कुल पहली जो जिम्मेदारी है बच्चों का ख्याल रखने की, वो पेरेंट्स। और मोहम्मद अली साहब, हमारे पास बिल्कुल वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहली जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी रश वाली जगहों। जिस तरह मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे थे कि बच्चों को ना ही लेकर जाएं, अवॉइड ही करें तो बेहतर है। एक हमने इस तरह का देखा था, इस्लामाबाद के जो एक बहुत बड़ा मॉल है वहां से बच्चा गायब हो गया था। तो फिर पेरेंट्स ने एहतियात भी करनी है, क्योंकि बाद में फिर ये बच्चे स्मगल भी होते हैं, मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल भी होते हैं, फिर दूसरे शहरों में भी चले जाते हैं। हमें इस पर मजीद भी काम करना होगा, हमारे इदारों खासतौर पर पुलिस को भी इस पर बड़ा रोल प्ले करना होगा। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और कामयाबी की जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है, और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जर्नलिस्ट हमना बेग और फैसल रहमान, जिन्होंने डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म अवार्ड जीत लिया। बिल्कुल ऐसे ही अवार्ड जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट की जानिब से दिया जाता है। दुनिया भर से 110 एंट्रीज इस अवार्ड के लिए भेजी गई थी, इनमें से 5 रिपोर्ट्स का इंतखाब किया गया, और अवार्ड जीतने वालों में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ी हमना
शमा इकबाल बेग और फैसल रहमान मौजूद हैं, और ये जीत जो है ना अपनी अपनी इसलिए भी ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि ये दोनों सहाफ़ी हैं और अपनी बिरादरी से हमारे पेटी बहन भाई हैं। तो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हमना एंड फैसल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन किया एंड बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो ये बताएं हमना कैसा महसूस कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे काम की एक रिकग्निशन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर है। डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा फैसल, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, एक तो अपनी बीट के बारे में बताइए, ये रिपोर्ट आपकी जो थी वो किस चीज़ के बारे में थी, और देन क्या सारा प्रोसेस था, किस तरह से आपने रिपोर्ट भेजी एंड देन आपको सेलेक्ट किया गया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत शुक्रिया आपकी हमें लाइव लेने के लिए। हमारी जो रिपोर्ट थी बेसिकली वो हामला ख़वातीन थी उन इलाकों में जहाँ पे कराची में तहकीक से साबित हुआ है कि वो अर्बन हीट आइलैंड है, यानी कि वहाँ जो शहर के बाकी इलाकों के मुकाबले में दर्जा हरारत है वो 3 से 4 सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। और ये वो इलाके हैं जो कम आमदन वाले इलाके हैं जहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है और फिर उस डेंसली पॉपुलेशन में कम आमदन से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। राइट। अच्छा, हम ना इस अवार्ड के बारे में बताएं, ये कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और कितने कैंडिडेट्स थे और जिनमें आपने ये अवार्ड जीता है, और कितने ममालिक से लोगों को बुलाया जाता है इसमें? ये जो डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म अवार्ड है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट की जानिब से दिया जाता है और ये एशियन पैसिफिक से उनको पूरे रीजन से एंट्रीज आती हैं। इस दफ़ा जो है 110 एंट्रीज थी जिसमें से उन्होंने 5 रिपोर्ट सेलेक्ट की, जिसमें से एक पाकिस्तान और एक इंडिया से थी, उसके अलावा एक फिलीपीन से थी और 2 और रिपोर्ट्स शामिल थी। ठीक है। अच्छा, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्या ये होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर किसी खास किस्म की बीट के साथ जुड़ा होना चाहिए एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को, या फिर तमाम के लिए ओपन था, कोई भी रिपोर्ट बनाकर अपनी पसंद के टॉपिक की भेज सकता था इसमें? नहीं, उन्होंने टॉपिक्स जो है वो सेट किए हुए थे जिसमें एक क्लाइमेट चेंज था, सस्टेनेबिलिटी था, तो इस तरह के टॉपिक्स थे जिस पे आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते थे और उनका फोकस ये था कि किस तरीके से माहौलियाती तब्दीली जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में उसका क्या असर हो रहा है, किस तरीके से वो लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी आप स्टोरी सबमिट कर सकते थे। अच्छा फैसल, ये बताएं कि अवार्ड मिलने से पहले आपको क्या लग रहा था कि जो क्राइटेरिया है उसमें ज़ाहिर है आपका जो रिपोर्ट है वो तो फिट हो ही रही थी, लेकिन आपको यकीन था कि आप ये अवार्ड जीत जाएंगे? देखिए, सबसे पहला इशू तो ये होता है कि पाकिस्तान रिकग्नाइज ग्लोबल स्टेजेस के ऊपर बहुत कम होता है, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो बहुत रेयर देखने में आता है कि जर्नलिस्ट को ग्लोबल स्टेज के ऊपर रिकग्निशन मिलती है। जाहिर है एशिया पैसिफिक और फिर एशिया 2 रीजन्स के अंदर 5 कहानियों का इस तरह मुंतखब होना, हमारी कहानी का स्कोप बेसिकली वल्नरेबल खवातीन थी जो कि हमल के दौरान उनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उनकी ओवरऑल सेहत के ऊपर असरात पड़ते हैं, और फिर वो जो हीट के साथ उनकी वल्नरेबिलिटीज है, जाहिर है कि वो कूलिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी है कराची की, और इनफैक्ट पाकिस्तान की जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसके ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर अमल दरामद है उस तरह से तो वो नजर नहीं आता, तो जो वल्नरेबिलिटीज है वो बढ़ जाती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए जब हम इसका फॉर्म फिल कर रहे थे तो हमें इस बात का अंदाजा था कि ये रिकग्निशन हमें मिल सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने फाइंडिंग्स भी बता दी जो रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा फैसल एंड हमना, आप दोनों में से कोई जो भी इसका जवाब देना चाहे, इस तरह के अवार्ड्स जो हैं या इस तरह की सेरेमनीज जो हैं ये कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं किसी भी मसले को उजागर करने के लिए? और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि और कौन कौन सी रिपोर्ट्स थी जिसने आपको भी मुतासर किया कि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है ना किसी दूसरे कैंडिडेट की जानिब से बनाई गई थी? हमना, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, बतौर सहाफ़ी ज़ाहिर है जब आपके काम की रिकग्निशन होती है और इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप काम करते हैं, क्योंकि हमने जिस टॉपिक के ऊपर काम किया इस वक्त करंटली पाकिस्तान में कोई जो है वो साइंटिफिक रिसर्च ही मौजूद नहीं है कि जो है हीट वेव्स किस तरीके से हामला ख़वातीन की सेहत पे असरअंदाज हो रही हैं। एक करंट ऑनगोइंग स्टडी है आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से जिसको पब्लिश होने में अभी 1 से 2 साल लगेगा। और हमारे अलावा जो रिपोर्ट्स थी जिनको जो है वो इस साल रिकग्निशन मिली उसमें इंडिया से एक रिपोर्ट शामिल थी। वो ये देखना चाह रहे थे कि हीट वेव्स का जो है वो ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के ऊपर
बिलखुसूस जो है हामला खवातीन की, वो किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, क्योंकि आजकल हम AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो फिलीपींस से रिपोर्ट थी कि क्या AI का क्या इम्पैक्ट है फिलीपींस में जो कॉल सेंटर्स हैं उनके ऊपर फॉर बेटर और वर्स। तो इस तरह की रिपोर्ट शामिल थी, बट ज्यादातर जो रिपोर्ट्स थी उनका फोकस क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज था, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है राइट नाउ पूरी ह्यूमैनिटी और हमारी इस ज़मीन, हमारे इस सैयारे को। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है हमना एंड फैसल। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक एंड ऑल द फ्यूचर, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहा करें। अच्छा, इस तरह के लोगों को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो महफूज हाथों में और ब्राइट है। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, लेकिन हमें इस वक्त बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे इस शो के अंदर हम अक्सर इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी बात करते हैं, जिनके ऊपर वैसे तो बात करना बहुत रिस्की समझा जाता है या टैबू समझा जाता है, लेकिन उन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक उन मसलों का हल जो है या उनकी सेंसिटिविटी या किसी की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या उसका असर होता है, उसके ऊपर जो है ना दबाव नहीं पड़ सकेगा। एक ऐसे अदालती फैसले की बात कर लेते हैं जिसने औरत के वक़ार और शनाख्त पर हमले को मुस्तरद करते हुए एक मिसाल कायम की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हालिया फैसले में बांझपन को औरत की कानूनी हैसियत या उसके हुकूक की नफ़ी का जरिया बनाने को न सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि उसे इंसानी वक़ार के खिलाफ एक जालिमाना हथियार भी करार दिया। लेकिन स्टोरी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे पूरी डिटेल में बात करें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ख़वातीन की जिस्मानी और निस्वानी शनाख्त को अदालती मकामात पर ज़िल्लत का निशाना बनाना आइन और कानून और इंसानी अक़दार के मुनाफ़ी है। और ये जो फैसला है ये एक ऐसी औरत के मुकदमे पर आया जिसे शौहर ने बांझपन के इल्ज़ाम पर तर्क किया पहले, फिर नान नफका और महर से भी उसको महरूम रखा। लेकिन जब अदालत में मुकदमा इस बारे में दायर हुआ तो शौहर ने उस औरत के औरत होने पर ही सवाल उठा दिया। जस्ट इमेजिन, यानी उस औरत के लिए ये कितनी तकलीफ दे बात होगी कि आप उसकी शनाख्त पर ही सवाल उठा रहे हैं और फिर मुख्तलिफ अदालती सतहों पर अपने इस काबिल मुजम्मत मौक़िफ़ को बार बार दोहराकर औरत को तजलील करने की कोशिश करता रहा, उसको बार बार उस अजाब और उस कर्ब से गुजारता रहा और उसकी तजलील करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि बांझपन औरत को नानो नफका या महर से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकता और अदालतों को ऐसे समाजी तासुबात का मैदान ना बनने दिया जाए जो औरतों की इज्जत नफ्स को रौंद डालें। इस सारे मामले पर इसके मुख्तलिफ पहलू क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ वकील हैं आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा। उनसे ज़रा जान लेते हैं इस केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो इस केस के बारे में ही बताएं हमें। हमारे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि कैसे कोई जाके औरत को औरत होने पे ही सवाल उठा सकता है। ये केस क्या है, ज़रा इसका केस के बारे में बताएं। इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं कि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने खातून की अदम मौजूदगी में ख़ुद उसके राइट्स को प्रिजर्व करते हुए जो फ़ैसला दिया है वो इस जो मर्द था उसकी अपील पर फैसला हुआ है। ठीक है, वो जो जजमेंट आई है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ दैट वुमेन वाज ट्रीटेड ओवर द ईयर्स, और उस जैसी कई जो शायद अदालतों तक नहीं आती। 2003 में इस खातून की मंगनी हुई, 2006 में इसकी शादी हुई। शादी के बाद 1 साल तक ये अपने हस्बैंड के साथ रही। उसके बाद इसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसने इसको छोड़ दिया और इसको नान नफका, उसके जितने भी शादी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनसे महरूम करके उसने दूसरी शादी कर ली और उस दूसरी शादी से 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। अंटिल 2015 दिस लेडी रिमेन्ड साइलेंट। 2015 के अंदर उसने जाकर डॉवरी के लिए डाइवोर्स नहीं हुई। नो अच्छा, ओके। डॉवरी छोड़ा भी नहीं उसको और जलील भी करता रहा ओवर द इयर्स। डॉवरी और डॉवर आर्टिकल्स के लिए उसने जो है वो और अपनी पर्सनल बिलोंगिंग के लिए केस फाइल कर दिया। सूट जब फाइल हुआ फैमिली कोर्ट के अंदर तो जो डिफेंस था वो मेरा ख्याल ज़्यादा मकरू था। डिफेंस ये होना चाहिए था कि मेरे पास नहीं है या जो भी हकायक थे। उसने कहा कि चूँकि ये तो नंबर 1 बांझ है, नंबर 2 ये औरत ही नहीं है। अब एक तो ये कि ये ज़ाहिर है ये डिफेंस जिसने भी हम वकला भी जब ड्राफ्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं कि जी अब वी आर सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग एज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। 6 जाए कि आप एक औरत की बात कर रहे हैं जो कि और ज़्यादा मोहतरम है। हुआ ऐसे कि उसके बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और मेडिकल बोर्ड ये डिटर्मिन करे कि ये खातून एक्चुअली खातून है भी कि नहीं। ट्रायल कोर्ट ने खातून की फेवर में डिसाइड कर दिया और जो है वो उसको नान नफके का हकदार भी करार दे दिया।
मर्द वहाँ रुका नहीं, उसने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास, जो फैमिली अपील होती है, फैमिली अपील में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने उठा के उसको परे मारा और उन्होंने कहा कि 1.5 साल रहने के बाद उसके साथ तुम्हें याद आई कि अब वो औरत नहीं है, और जो है वो चूँकि मेडिकल बोर्ड भी सारे टाइम पीरियड में नफ्सियाती तौर पर औरत किस कर्ब से गुजरी होगी, यानी बार बार उसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। आप ये सोचें कि यहाँ पर बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। वो उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट में चला गया, उस अपील के रिजेक्ट होने के बावजूद, कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट उसके खिलाफ आने के बावजूद वो पेशावर हाई कोर्ट में गया, और पेशावर हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर उसने यही कहा कि तो जी औरत ही नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा डिटेल जो है वो मेडिकल बोर्ड दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया, दोबारा वो खातून उस उसी प्रोसेस से गुजरी, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के सामने वो टेस्ट, वो सारी चीज़ों में से गुजरी, और जो रिपोर्ट मुरतब हुई वो रिपोर्ट ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ दे दिया मर्द के, और फिर वो मर्द सुप्रीम कोर्ट आया, और आप वो जजमेंट देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तकलीफ से लिखी है। Honestly, अपनी बहन बेटी का दर्द महसूस करके लिखी है कि ये क्या था, मतलब इतने मैं ये कह रही हूँ कि आई डोंट नो व्हाट टू से। ये जो मैं सुन रही हूँ और जो वक्त उस औरत ने गुजारा होगा, ये चंद महीने नहीं है, सालों की बात है, उसकी तकरीबन पूरी ज़िंदगी जो है ना, उसकी वुमेनहुड के ऊपर ही सवाल अगर शुरू हो जाए। और ये पता चलता है ना आलिया साहिबा कि ये तो अदालत के अंदर आकर लोगों के दरमियान अगर इस तरह की बात करे, तो वो अकेले 1-1.5 साल जब वो साथ रही होगी औरत, तो उसने तब क्या क्या महसूस किया होगा। अच्छा, इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी क्या कोई कानून मौजूद है कि ख़वातीन के लिए? यस, वो अगर मॉलिशियसली जो है उसे प्रोसिक्यूट किया गया है तो वो हर जाने का दावा कर सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी ना वो रिप्रेजेंटेड थी थ्रू एनी काउंसिल, ना वो खुद मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट उसके काउंसिल के तौर पर जैसे एक्ट करते हैं कि जब कोई नहीं है तो आप उसके लीगल राइट्स को का दिफा करते हैं, और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ने जुर्माना भी हुआ है इस मर्द को। यस, बिल्कुल जुर्माना हुआ है। अस्टाउंडिंग तरीके से चीफ जस्टिस ने और जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने डिफेंड किया खातून के राइट्स को, बहुत खुश आइंद है। बट ये लिटिगेशन की 10 साल की उसकी एगनी ज़रा देख लीजिए, और जिस टर्मोइल में से वो गुजरी है। जजमेंट का आखिरी हिस्सा कहता है कि इसकी एक कॉपी उस खातून को भी भेज दी जाए, सिर्फ इसलिए ताकि उस बेचारी को भी पता हो कि मेरे साथ हुआ क्या है। बिकॉज डिफेंड करने के लिए आप ये कह रहे हैं ना कि वो दिफा करने के लिए आप मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन के डैमेजेस का सूट तो फाइल कर सकते हैं, पर वो खातून जिसको नान नफका नहीं मिला, जिसको सारी जिंदगी जो है वो इस कर्ब के अंदर, वो तो कहाँ पता नहीं किस उसको अब इस फैसले के अंदर नान नफके का हकदार ठहराया गया है, उसकी बिलोंगिंग्स का हकदार वो पहले ही कोर्ट में मिल गया था। लेकिन सवाल ये है कि वो ऊपर तक तो अपील्स में आता है। लेकिन अगर वो रहना नहीं चाहता तो उसको, आई मीन, डिवोर्स क्यों नहीं हुई या उसने ये वो खुला लेती है अगर, तो उसको डॉवर का राइट छोड़ना पड़ता। हमारे यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी वो है, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो लेजिस्लेशन है इस पर भी बड़ी ज़रूरी है कि वो ख़वातीन जिन्होंने 20-20, 25-25 साल एक मर्द के साथ लगा दिए, उसका खाना पकाया, उसके कपड़े इस्त्री किए, उसको बाबू बनाकर आपने जॉब पर भेज दिया, एंड यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग, उस सारे ड्यूरेशन में खातून की फाइनेंशियल तो वो रेज नहीं कर रही होती। जब वो 20-25 साल बाद जब वो डिवोर्स लेती है या डिवोर्स खुला लेती है, डिवोर्स हो जाती है, खुला ले लेती है, वो ज़ीरो पर होती है फाइनेंशली, जैसे कि ये खातून है। तो ऐसी सूरत में ख़वातीन के फैसले बहुत सारे शायद वो खुला लेकर नहीं ले पा रही होती। लेकिन वो मर्द क्यों ड्रैग कर रहा है? एक तरफ वो कह रहा है भाई मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है 1 साल, आपने कहा कि शादी के 1 साल के बाद ही वो अलग रहना शुरू हो गया। मैट्रिमोनियल बेनिफिट्स जो डॉवर है, डॉवर जो पर्सनल बिलोंगिंग्स जो डॉवरी आर्टिकल्स हैं उसके वो देने पड़े, ये आसान बात है। आप ज़रा फैमिली कोर्ट्स में आइए ना, आपको पता लगे कि कैसे। मैंने अपने आई थिंक करियर के अंदर सिर्फ एक मर्द को देखा कि जिसने आकर कहा कि कितने पैसे बनते हैं जो ये क्लेम कर रही हैं, और उसने चेक पूरे करियर में एक मर्द को पूरे करियर में। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह से हमारी ख़वातीन को जब इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो जो इदारों में अगर वो जाती हैं तो उनको तजलील का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि एक अच्छा फैसला सामने आया, एक मिसाल की गई है कि उनकी डिग्निटी को बरकरार रखा जाए। अगर कोई कमजोरी भी उनके अंदर है तो उनकी डिग्निटी को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो एक माशरती, मैं कहूँगी, नक्स हमारे दरमियान मौजूद है पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, इसके ऊपर फिर क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो इस जजमेंट के अंदर ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इन पर उन्होंने लिखी है कि काउंसिल और लोग जो है वो अदालत में आने से पहले ये ज़रूर सोचें कि ये केस बनता है कि नहीं। ठीक है,
इसीलिए फ़ाइन किया गया। फ़ाइन का जो वो रम्ज़ है वो ये है कि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अबाउट द केस डू नॉट प्ले विद द डिग्निटी ऑफ अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। कोर्ट ने ये बड़ा समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि हम वो जो बैरियर्स बहुत सारे हैं, अगर हम चाहें वो जुर्माना इतना है कि उसको धचका लगे, जरा उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो थोड़ी, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है, यस सिंबॉलिक है, इतना नहीं है कि उसके लिए शायद वो अगर रोल्स को हम रिवर्स कर लें, अगर यही चीज मर्द के साथ हो रही हो, एक औरत मर्द को मर्द होने पे सवाल कर रही हो, वी कांट इवन इमेजिन इस सोसाइटी में। आप बहुत सारे मेरे ख्याल खवातीन भी निकल आएंगी मैदानों में कि ऐसा बहुत उसके राइट्स वायलेट हो गए ऐसी खातून के लिए। अच्छा, मेरा बहुत एक हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि आप एरिस्टोक्रेट्स के लिए रूल्स और हैं, पॉपर्स के लिए पाकिस्तान के रूल्स और हैं। पॉवर्टी जो है वो सबसे बड़ी मिजरी है। ये खातून पॉवर्टी का शिकार है ना, जो आप ये देखिए कि वो ना रिप्रेजेंटेशन है उसकी अदालत के अंदर, ना वो बेचारी अपने राइट्स को कहाँ से वो दिफा करे। शी इज़ बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम्स। ये बड़ापन है सुप्रीम कोर्ट का कि 10 साल के बाद एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस तकलीफ को एक्सप्रेस किया है उस सारी जजमेंट के अंदर। जो आप वो पढ़ें तो शायद आपको अदरवाइज कोई भी नहीं चाहता कि उसको इस तरह से तजलील का निशाना भी बनाया जाए एंड देन उसी शख्स के पास बार बार जाना पड़े। हम इस सिस्टम के ना बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं। आपने पूछा था ना मुझसे कि वाई एग्जैक्टली वाई दे आर लाइक, वो क्यों ड्रैग कर रहा है, तो ड्रैग करने का रीज़न वो बेनिफिशरीज हैं, वो उसका वकील, उसके फैमिली वाले, उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं। तो अगर हम खुद एक दूसरे को बताना शुरू कर दें कि नो 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 दिस इज़ रॉन्ग, हम तो इज्जतों को महफूज रखा हुआ है ना मर्द हज़रात की। अच्छा, अब आलिया साहिबा, अब जो ख़वातीन देख रही हैं और जो इससे गुजर रही हैं, उनको फिर क्या करना चाहिए? पहला स्टेप कहाँ हो सकता है, कहाँ पर वो रीच आउट कर सकती हैं हेल्प के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो आप आई थिंक अपने राइट्स के लिए कोशिश करें कि reach out to those women who are empowered or they are there for you. मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और that I am very proud of their work. वो लगे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि आपकी लाइफ को आसान बनाया जाए, आप ख़वातीन के लिए आपके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। इनहेरिटेंस पर हम काम कर रहे हैं, ये मैट्रिमोनी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो कोशिश करके मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ बी वोकल अबाउट इट, प्लीज़ रीच आउट टू अस। हम थोड़ा सा मैं ये बलूचिस्तान इंसिडेंट का भी, जैसे बलूचिस्तान इंसिडेंट को भी देखिए ना, माँ निकल के आई है ये कहने के लिए कि बेटी की डेथ राइट है। ये क्या बात है भाई? प्लीज़ ट्राई टू आई थिंक रिवर्स योर साइकोलॉजी, रेक्टिफाई योर थॉट्स। आप कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करें कि ख़वातीन को ना बाज़ औक़ात उस जालिम किस्म के माहौल में रहते रहते खुद का टॉर्चर वैसे ही हो जाता है। एग्जैक्टली, और उससे बाहर निकालो ना, या उनको अगर आप गाइड करने की कोशिश करो कि ये अगर आपको मार पड़ रही है तो ये सही नहीं है, तो कहती है नहीं मैंने गलती की होगी तो मारा है। अच्छा, सोशल मीडिया भी दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस कि मैंने गलती की है ना, तो ही उसने मेरे मुंह, तो मैंने कहा मुंह तोड़ दिया तुम्हारा। ये जिस तरह से ब्रॉटअप किया जाता है, ये सारी चीजें बचपन से ही डाल दी जाती है ना दिमाग के अंदर। यू नीड सम पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू, टू गेट यू आउट ऑफ दैट। आई थिंक कुछ लोग तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं। पिछले दिनों एक सहाफ़ी का भी मैं देख रही थी, खातून सहाफ़ी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि भाई मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। जो चीज़ें लाइमलाइट में आ जाती हैं, कुछ लोग अपनी प्राइवेसी नहीं शेयर करना चाहते, फिर वो हाईलाइट हो जाते हैं केसेस और वो जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि बाज़-औक़ात इवन मीडिया ट्रायल नुकसानदेह हो जाता है। जैसे मेरा ख्याल है जिनका आप तस्करा कर रही हैं, उस केस में भी मैं देख रही हूँ कि दोनों चीज़ें, यानी जो डिफेंस रेस किया जा रहा है थ्रू मीडिया, वो हो सकता है कोर्ट रूम के अंदर वो एविडेंस या वो चीज़ प्रेजेंट ना हो, वो अगर एक एक्सेप्टेबल ना हो, और वो अगर नेग्लिजेंस या अगर वो टेम्परिंग होगी एविडेंस की, तो बाद में हम सारे ब्लेम करेंगे कोर्ट को, लेकिन जिसने प्रेजेंट नहीं किया ये उसकी गलती है। सो दैट इज़ वेयर आई सेड दैट आई थिंक द बार एंड द बेंच हैज़ टू टेक दैट स्टैंड। बार हैज़ टू लुक, शायद कहीं पर चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर में ये भी होना चाहिए था कि काउंसिल जो है वो ये पे करें कॉम्पनसेशन पे करें। ऑल्दो इट इज़ वेरी लाउड ऑन माय पार्ट एज अ लॉयर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप कुछ। अच्छा, दुनिया तब्दील भी तो आलिया साहिबा देखें इस तरह से हो रही है ना कि अदालत में जाने से पहले, असल ट्रायल से पहले आपका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, एंड दुनिया जो है ना, ये माशरा आपको पहले ही बता देता है कि ये मुजरिम है और ये जो है ये बेगुनाह। खैर, बहुत शुक्रिया इस अहम इशू के ऊपर बहुत रहनुमाई की आपने, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस सारी सिचुएशन को। एक प्रेसिडेंट बनाई गई है इस केस को। आई होप जो समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो इससे सीखें, क्योंकि किसी के भी बारे में, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करूँगी, मर्द हजरात के भी बारे में आप किसी भी
ह्यूमन बीइंग के बारे में आप इस तरह से जाकर उसको तजलील करें और उसके बाद ये कहें कि उसको जीने का हक नहीं है, तो फिर ये मामला बहुत आगे तक चले जाते हैं। हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और हसास होना पड़ेगा किसी को भी एड्रेस करने से पहले। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। अमेरिका के अंदर जब कुछ तब्दीली हो रही होती है, कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही होती है, तो उसके असरात जो है ना वो पूरी दुनिया पर होते हैं। लेकिन पहले तरह अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिकी मीडिया में दावा ये किया जा रहा है कि मई में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग के दौरान बताया गया था कि उनका नाम अरबपति पीडोफाइल मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुताल्लिक महकमा इंसाफ की खुफिया दस्तावेजात में कई मरतबा सामने आया है। ये इत्तला जो है 7 जुलाई को एप्स्टीन फाइल्स जारी ना करने का ऐलान करने से कई हफ्ते पहले दी गई थी। अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में कई बासर शख्सियात जो है ना उनके नाम मौजूद है, जिनमें ट्रंप का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है यूएस के, उनका नाम भी शामिल है, बिल क्लिंटन। और अब कहा जा रहा है कि मवाद की सदाकत जो है ना वो मशकूक है, ये ठीक नहीं है। अगर हम ट्रंप इंतजामिया की बात करें, वो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी फेक न्यूज़ है, और ट्रंप ने कई मीडिया हाउसेस को, रिपोर्टर्स को सू भी कर दिया है $10 बिलियन। अच्छा, वैसे कुछ साबित तो नहीं हुआ, अभी तो ये फाइल सामने आई हैं, लेकिन जाहिर है वो अमेरिकी सदर हैं, जाहिर है उनको जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ट्रंप ने पहले इनकार किया कि उन्हें ब्रीफिंग में ये बताया गया है, और बाद में कहा कि एप्स्टीन को उन्होंने मारा है। उन्होंने मारा एक क्लब जो है ना उधर से निकाल दिया था जो ट्रंप जो है ना ओन करते थे। ताहम एप्स्टीन के साथ उनकी दोस्ती के शवाहिद 2003 में मुबैना फहश खत और मुतासरा खवातीन के बयानात जो है ना वो अब इस तनाज़े को जन्म दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन केस की मरकजी किरदार और मरकजी प्रोसिक्यूटर जो है मॉरिन कोमी, उनको हाल ही में बरतरफ भी कर दिया गया है। ट्रंप अब मुतादिद मीडिया ग्रुप्स पर $10 अरब का हर्जाना भी दायर कर चुके हैं। अब सवाल जो है ना वो यहाँ पर ये बनता है कि जेफरी एप्स्टीन के बारे में हम सब जानते हैं 2019 में जेल के अंदर जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है, और जो उनके साथ लोग मौजूद थे उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा खतरनाक ट्रंप के लिए हो सकता है कि उनकी पोजीशन को खतरा हो जाए बतौर यूएस प्रेसिडेंट? इसके ऊपर हम जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अमेरिका से सिद्दीकी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मुआविज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। इस वक्त एक अर्थक्वेक जो है ना वो फील हो रहा है यूएस पॉलिटिक्स के अंदर। थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड इसका बताइएगा। जेफरी एप्स्टीन के बारे में तो हम जानते हैं, थोड़ा जरा देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिए, हुआ क्या है, ट्रंप कैसे बीच में आ गए फाइल्स में? जी, मैं थोड़ा सा शुरू से जैसे आपने कहा थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि 2005 में पहली मरतबा एक केस उस वक्त सामने आया जब 14 साल की बच्ची, उसके वालिद जो है उसने ये कोर्ट में गए जहां जेफरी एप्स्टीन पे उन्होंने ये इस बात का इल्जाम लगाया कि उस बच्ची के साथ ज्यादती की, और बल्कि न सिर्फ ज्यादती की है बल्कि उसको और खवातीन को घेर के लाने के लिए कभी कहा गया है। और ये फिर थोड़ा सा मामूली सा एक मुकदमा लग रहा था, लेकिन फ्लोरिडा में जिस तरीके से इसको ट्रीट किया गया वो बहुत अजीब सा था। यानी वहाँ जो है वो मुकदमा चला और इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई, और बहुत ही ज्यादा, यानी अगर आप थोड़ा जुर्म कबूल कर लें तो उस जुर्म की बुनियाद पर इनको मामूली सजा दी गई। एक बहुत बड़ा ये एक वो कह सकते हैं आतिशफिशा था जो वहां से शुरू हुआ था, और उस वक्त जो है ना ये बात सामने आई। फिर इसके बाद इनकी पार्टनर जो हैं उनकी भी सूरत सामने आई कि वो भी किस तरीके से जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब 2005 में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो सब मामूली सजा देके छोड़ दिया गया, लेकिन 2019 में दोबारा इस मसले को उठाया गया, इसलिए कि बहुत सेंसिटिव मसला था। तो उस सेंसिटिव मसले की बुनियाद पर जब ये 2019 में इनको कैद किया गया तो बहुत सी सारी चीजें सामने आई, और फिर जैसे इस तरह आपने कहा कि ये जेल में हलाक हुए नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जो है ये हलाक किए गए हैं या इन्होंने खुदकशी की है। और एक बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिरेसी वाला कि ये जो केस अब सामने आया है जेफरी एप्स्टीन का, उसके बाद अब ट्रंप का नाम सामने आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ कहने वाले थ्योरिस्ट जो है ना वो ये भी कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन जो है ना वो बेसिकली फिलांथ्रोपिस्ट या फाइनेंसर नहीं थे, बल्कि इसराइल के शायद नुमाइंदे भी थे, और हनी ट्रैप भी कर रहे थे बहुत सी अहम शख्सियात को, क्योंकि सिर्फ ट्रंप का नाम नहीं है। एक और खत भी सामने आ गया जो कि बिल क्लिंटन ने इनको लिखा था इनकी बर्थडे के ऊपर। तो बड़े बड़े नाम जो हैं वो इनके साथ जुड़े रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है ट्रंप के लिए कि उनके बतौर प्रेसिडेंट उनकी पोजीशन को खतरा हो जाए, या इम्पीचमेंट की तरफ ये मामला चला जाए? देखिए ये जो है ना क्या कहते हैं अपनी जाल में सयाद आ गया वाली बात है। मागा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो तहरीक थी, QAnon जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जो बात करते थे, इन सब ने इल्जाम लगाया था कि जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है, ये खासतौर पे डेमोक्रेट भी इशारा था और डीप स्टेट की तरफ इशारा था कि ज्यादातर इनमें पेडोफाइल्स हैं,
और जो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, आप इससे बहरहाल इस पे एक अलग बहस हो सकती है कि कितने बड़े जहनी मरीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये दुनिया की क़यादत कर रहे हैं, किस हद तक गिरे हुए, किस हद तक नीच हरकतें करते हैं कि बच्चों का इस्तेमाल होता है। तो ये बात वहां से शुरू हुई थी और ये जो जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के हामी थे वो इस बात का शोर उठाते थे कि ये जो जितनी डीप स्टेट है और जितने अमेरिका को ये चलाने वाले बड़े अशरफिया हैं, ये बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें फिर इन्होंने वादा किया, इवन ये कि इस वक्त जो FBI के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा, इसके अलावा जो इस वक्त बाउंड्री जो इनके अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कानूनी तौर पर कोई खतरा बना सकती है? जी हाँ, कानूनी तौर पे देखिए इस वक्त कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सबसे ज्यादा फंसे में, इसलिए कि ये बात उनको वादे कर दी गई है। ये बात हम एक सहाफी कैसे से कहना चाहता हूँ कि ये बात ये नहीं मालूम कि किस बुनियाद पर उनका नाम है, लेकिन ये बात उनको वादे कर दिया गया कि उनका नाम है और वो पहली मर्तबा वो इस पोजीशन में फंसे हैं, पहली मर्तबा वो बैकफुट पे हुए हैं। और अब जो है वो जिस तरीके से आपने बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिस तरह उनका शादी की तस्वीर शाये की और जिस तरीके से मैसेजेस का तबादला हुआ था वो शाये किया, तो उसके बाद ये बहुत बुरी तरीके से पोजीशन में फंस चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस का ये पूरा नेटवर्क है, ये इसराइल मुसाद चलाता है और लगता ये है कि शायद इसराइल और मुसाद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बानी दी जा सकती है। ये इंडिविजुअल केस नहीं है। अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है तो ये देखना होगा कि इसमें CIA का और खासतौर पर मुसाद का कितना बड़ा हाथ है, इसलिए कि इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व नहीं है, इसमें प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के साइंसदान इन्वॉल्व हैं, इसमें जो है वो डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये डीप स्टेट ये जो केस सामने आया है इसको आगे बढ़ने देगी या किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने देगी? मुझे याद है कि जिस वक्त एलॉन मस्क अलहदा हुए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, उस वक्त उनका एक ट्वीट भी आया था एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जब शुरू में एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे थे, आपको भी याद होगा, एंड देन सडनली दोनों के मामला जो है ना वो ठीक भी हो गए। जी देखिए, आप सही कह रही हैं। इसको मैंने जो पहला जुमला कहा ना कि हो सकता है इसको एक शख्सियत पे लाके अटका दिया जाए डीप स्टेट की जानिब से, वरना बुनियादी तौर पे देखिए इस वक्त जो मेन मीडिया कुछ और बात कर रहा है, कहीं कहीं इसराइल का जिक्र आ जाता है, लेकिन अगर हम जिस सोशल मीडिया पे जाएं जहां बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो इस बात को खुल के कह रहे हैं कि इसमें इसराइल का हाथ है और इस पे पूरी तहकीकात होनी चाहिए। टकर कार्सन जो कि बहुत बड़े हामी समझे जाते थे डोनाल्ड ट्रंप के, जो ये मागा वाले, ये सारे बहुत बड़े हामी समझे जाते थे, ये सब के सब अब यही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई बात की जाए, क्योंकि ब्लैकमेल के जरिए देखिए ना सिर्फ बल्कि इसकी जड़ें खलीजी रियासत के हुक्मरानों तक मिलती हैं, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया उन हुक्मरानों से ताल्लुकात। मुआविज़, हमारे पास वक्त कम है, ये बता दीजिएगा इन द एंड के अब सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है और क्या वाकई में ये खतरनाक हो सकता है ट्रंप के लिए? देखिए, ट्रंप अब तक तो मुश्किल से निकलते हुए आए, लेकिन ट्रंप के लिए ये बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, इसलिए कि उनके जो अपने घर हैं उससे आवाजें उठ रही हैं। अब डेमोक्रेट की जानिब से नहीं उठ रही सिर्फ, लेकिन दोनों तरफ से छुपाने वाले भी मौजूद हैं, इसलिए कि डेमोक्रेट भी इन्वॉल्व हैं और रिपब्लिकन भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों तरफ से इसको आवाज बुलंद करने वाले भी हैं। और खासतौर पर यह भी हो सकता है कि एक शख्स पे लाके डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे लाके इस मामले को फंसा दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब तक मुश्किलों से निकलते आए हैं, तो कह नहीं सकते कि आखिर में अंजाम क्या होगा। लेकिन ये उनके लिए इस वक्त तक जितनी उनकी सियासत है, पहले दिन से लेकर हरजाना भी वैसे फाइल कर दिया जी। बहुत शुक्रिया मुआविज़ सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ। हम न्यूज़ अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। जेफरी एप्स्टीन जो कि बहुत ज़्यादा कुर्बत में रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस बड़े बड़े अमेरिका के गुजरे हैं, उनका इस तरह से सामने आना और उन फाइल्स का सामने आना डेफिनेटली बहुत से सवालिया निशान जो है ना वो छोड़कर जाएगा अमेरिका की पॉलिटिक्स के लिए। लेट्स सी मामला किस तरफ जाता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। खुशामदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। दुनिया तब्दील हो रही है और उसके साथ साथ इंसानों के रवैये जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है। एक वक्त था कि जो हमारे सबसे करीब होते थे अपने घर वालों के साथ, जिनके साथ हमारे घर की दीवार जुड़ी होती थी, हमारे पड़ोसी, हमें पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनके घरों में जाकर खेला भी करते थे और बड़ा एक अच्छा ताल्लुक उनके साथ बन जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना एक तब्दीली हम महसूस कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर हमने सोचा थोड़ी सी ज़रा इस पे बात हमने करनी। आपने कहा कि जिनके साथ दीवार जुड़ी होती है, जिनके साथ नहीं भी जुड़ी होती है, आस पास वाले दीगर गली के बाकी दिल जुड़े होते हैं, उनका भी ख्याल एक वक्त तक रखा जाता था। लेकिन अब जितना कम्युनिकेशन के जो तरीके वो आसान हो गए, उतना ही कम्युनिकेशन गैप भी आ गया। इस पर रेहान भाई ने एक पैकेज तैयार किया है, लोगों से बात की है, पहले वो देखते हैं। एक ज़माना था जब लोग रोज़ाना एक दूसरे से मिलना और खुसूसन मोहल्लों में एक दूसरे के घर जाना और बिन बताए बैल बजा देना बहुत ही ज़रूरी समझते थे और अपना फ़र्ज़ समझते थे। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। अब हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से रब्ता कर लेते हैं और समझते हैं कि
मुलाकात और मेलजोल का फ़र्ज़ अदा हो गया। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे की तस्वीरें देख लेते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर लेते हैं। अब दूरियां हमारे बीच में बढ़ गई हैं, पहले वाली मोहब्बतें नहीं रहीं। क्या वजह है? आइए चलकर लोगों से मालूम करते हैं कि ये चेंज कैसे आया। आपकी कितनी दफ़ा मुलाकात होती है अपने पड़ोसियों से? वो तो होती नहीं इधर। क्यों? वो तो इधर हर बंदा मुख्तलिफ शहरों का है और बड़ा काट लोगों का आपस में मिलना जुलना है, बहुत ही काट है, जो मुझे महसूस होता है, क्योंकि हम गांव से आए हैं, वहाँ तो हम लोगों को मिलते हैं, सुबह हर बंदे को मिलते हैं, मगर इधर नहीं होता। वजह क्या है? वजह ये अफरा तफरी का दौर है, हर बंदा अपने अपने काम में लगा हुआ है, किसी को किसी की होश नहीं। कि आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, आपको पता है, सब अपने काम के पीछे लगे होते हैं, ठीक है नहीं, कोई सुबह जाता है, कोई रात को जाता है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इस वजह से हम थोड़े से दूर हो गए हैं सबसे। हम में से कोई ये जो बेचारा अकेला रहता है, उसके बाद उसका इंतकाल भी हो जाता है, कोई पूछने नहीं आता, तो फिर दोस्त कहाँ हैं? तो हो सकता है उसके दोस्त नहीं होंगे ना, या ऐसे दोस्त होंगे बस जो है मतलब के वक्त पहुंच जाते हैं, वैसे जो है दोस्ती नहीं है। दोस्ती तो वो होती है कि जिस वक्त मतलब ना भी हो तब भी आपको पूछे। अगर कोई 6 महीने तक या 4 महीने तक नहीं आया ऑनलाइन किसी भी तरह, व्हाट्सएप पे भी, क्या समझेंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग शेडी गोइंग ऑन। तो 6 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम है, हम 6 दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? 6 महीने का तो इंतज़ार ही नहीं करेंगे, उससे पहले वी विल रीच आउट टू द फैमिली, बिकॉज फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, और उन्हें अगर पता है तो वो हमें यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने वर्चुअली तो हमें बड़ा क्लोज कर दिया, लेकिन फिजिकली और जिस तरह से पहले हमें नज़र आता था, एक अच्छा ताल्लुक हमें हर तरफ अपने महसूस होता था, दिलों का ताल्लुक महसूस होता था, वो अब वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आगे बढ़िए, वहाँ पर भी कनेक्टेड रहिए, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनसे डिसकनेक्टेड ना रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है मनी मैटर्स। पाकिस्तान का ज़राई शोबा एक नए बहरान की दहलीज पर आन खड़ा हुआ है। एक तरफ हुकूमत ने हाल ही में ज़राई आमदनी पर टैक्स आयद किया है, और दूसरी तरफ किसान तंजीमें जो हैं वो अब खुलकर इसके खिलाफ मैदान में आ गई हैं। इस सिलसिले में सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने एक गैर मामूली कदम उठाया है और ये ऐलान किया है कि वो ज़राई आमदनी पर आयद किए गए टैक्स को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। एक नई हम कह सकते हैं अदालती जंग शुरू हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ा धचका उस वक्त सामने आया है जब उसने सिंध के किसानों से अपील किया है कि वो इस साल गंदम की काश्त का बॉयकॉट करे। कल भी हल्का सा हमने जिक्र किया था, लेकिन हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर हल्का सा जिक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, एंड स्पेशली पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर गंदम की कमी हो जाती है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, उन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। फरहान साहब, कितना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है आपको ये बयान? अगर वाकई में किसानों ने बॉयकॉट कर दिया, सिंध की तरफ से गंदम नहीं काश्त की जाती है, कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? मुझे ज़्यादा डर ये है कि ये जो ऐलान हुआ है इसे इस्लामाबाद में पॉलिसी मेकर्स शायद सीरियसली ना लें, क्योंकि माजी में भी हुआ है, कई चीज़ें होती हैं, फिर वो जब पानी सर से ऊपर चला जाता है फिर वो उसके बाद ख्याल आता है कि वाकई ये परेशानी की बात है। आपको याद होगा इस साल के शुरू में सिंध में नहरों के ऊपर कितना बड़ा फसाद खड़ा हुआ था और आखिर में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा था। इस मामले को जाकर सोच समझ के साथ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। गंदम का मामला बहुत गंभीर हो चुका है। गो के आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान का 75% जो रकबा है गंदम उगाने के लिए वो पंजाब में है, और सिंध का जो रकबा है वो 15% से थोड़ा सा कम है। लेकिन अब ये जो कम्युनिकेशन का और टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी दूरी और नज़दीकी के बारे में भी बात हो रही थी, रेहान साहब की जो रिपोर्ट थी, ये अगर एक जगह से ये रॉ चल पड़ी और खबर तो आजकल जंगल की आग की तरह फैलती है, तो क्यों आप उस मतलब वो वहाँ तक नहीं जाएगा, इस तरफ भी आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि गंदम का मामला बहुत खतरनाक हो गया। हम डिपेंड करते हैं, हमारा पूरा मुल्क डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, और ये एक वाकई कौमी इमरजेंसी है जिसपे मैं समझता हूँ फिलहाल कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना कि देना चाहिए, उतनी तवज्जो नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। हुकूमत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है इस साइड पर टैक्स लगाना, इनकम टैक्स लगाना? ये तो IMF के साथ जो शराइत हैं,
उन शराइत के मुताबिक ये था कि अब ज़रई आमदन पर भी इनकम टैक्स लगेगा, और ये बहुत मुद्दत से ये डिमांड आ रही है। लेकिन इस वक्त जो ज़रई मईशत तबाहाली का शिकार है और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आजकल जो एक पैटर्न बदला हुआ है, तो उसकी वजह से मसाइल बढ़ गए हैं। अच्छा, फिर एक और भी इतला जो कि बड़ी परेशान कुन है, वो ये है कि सूबों ने कवानीन तो पास कर दिए ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स देने की, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई निज़ाम राइट नहीं हुआ, निज़ाम बना नहीं। कैसे होगा, टैक्स कितना ऐड किया जाएगा, क्या किसी को जो है ना वो भी अलहदा भी किया जाएगा। अच्छा, IMF नहीं जानता कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और हमारा किसान जो है वो कितना ज़्यादा परेशान है। उन्होंने एक फार्मूला देना कि भाई तमाम शोबों के ऊपर टैक्स होना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है जिनका यहाँ से ताल्लुक़ है वो तो जानते हैं कि जो किसान है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। टैक्स होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको नहीं लगता कि जो ये शोबा है ज़राअत का, उनको पहले आप इतना स्ट्रॉन्ग तो कर दें कि उनको टैक्स देते हुए मसला ना हो। ऑलरेडी हम देखते हैं कि जो किसान है वो रो रहा होता है, उसको पैसे पूरे नहीं मिल रहे, छोटा किसान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसको आप किस तरह से एनालाइज करें? ये सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर और उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर सैयद नदीम कमर, उनसे मेरी बात भी हुई है, वो भी यही नुक्ता उठा रहे हैं कि जी इस वक्त आमदन इतनी कम हो गई है और नुकसान में किसान जा रहा है कि आप पहले वो देखें। अच्छा, IMF का मामला ये है कि IMF से माजी में जो IMF के यहाँ पे माहिरीन आए हैं उनमें से कई से मेरी भी मुलाकात हुई है, और वो ये कहते हैं कि देखिए आपका जो मजमूई एक कौमी मईशत का खाका है, उसमें रह के आप हमें बताइए, आपके लोगों पे जिम्मेदारी है कि वो हमें बताएं कि आपकी इकॉनमी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एंड रिजल्ट उसका, अगर आपका बजट डेफिसिट यानी बजट का खसारा एक हद से ज़्यादा है जो कि हम ख़तरनाक समझते हैं, फिर उसमें रह के तो आपको फैसला करना है कि आपने क्या करना है। बिल्कुल। अब हुकूमत फिर अभी जो प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट पे, बैक फुट पर जा सकती है इस मामले पर? बहुत मुश्किल है कहना। देखिए जो नहरों वाला जिस मैंने अभी जिक्र किया था इस साल, उसमें तो हुकूमत को बैक फुट पर जाना पड़ा था, मगर वहाँ पे भी कोई रॉ चल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी सामने नहीं है ना, वहाँ पर तो उनकी गवर्नमेंट खतरे में आ जाती है अगर पीपल्स पार्टी साइड पर हो जाती है। किसानों की आवाज़ इतनी ज़्यादा मजबूत हो सकती है इस मामले में कि अदालत में भी ये मामला चला जाए एंड देन गवर्नमेंट को वो बैकफुट पर लाने पर मजबूर हो जाए। जो जिन साहब का मैंने जिक्र किया, डॉक्टर सैयद नदीम कमर जो सरबराह हैं सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर के, उन्होंने मुझे बताया कि हम पहले हाई कोर्ट में जाएंगे सिंध में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठाएंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप टैक्स के मामले में, टैक्स के निज़ाम में आने के मामले में आप अभी इस पे ताख़ीर करें जब तक कि ये कानूनी कोई फ़ैसला सामने नहीं आता, नंबर एक। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गंदम हम लगाएं या ना लगाएं ये नुकसानदेह फसल है। और देखिए इसमें बुनियादी तौर पे जो ख़राबी हुई थी वो पिछले साल हुकूमत पंजाब की तरफ से हुई थी। ये तारीख है कि पंजाब के सूबे ने अनाउंस किया 3,900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने का उनका हदफ था, और फिर उसके बाद जब फसल कटी तो पीछे हट गए, गिर के कीमत 2200। आप मेहनत से ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो किसी भी शोबे के साथ बनाते हैं। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर गंदम नहीं की जाती है, उगती नहीं है और सिंध अपना हिस्सा नहीं डालता है मुल्की मईशत के अंदर गंदम की सूरत में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकेगा। यू कैन इमेजिन, आपका तो बैकग्राउंड भी है। एग्जैक्टली, वो मुझे लगता है कि बहरान की एक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इससे पहले पाकिस्तान में हमने बहुत सारे बहरान देखे, कभी चीनी की शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन गंदम का बहरान जो है वो हम अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो गंदम पे रिलाय करता है। तो देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या इकदाम उठाती है, या हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर किसी एक पॉइंट पर लाती है या नहीं।